नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बिहार की बात होगी, जहां कानून व्यवस्था को लेकर अब तक की सबसे बड़ी घटना जो हुई है। उसके बाद नीतीश कुमार के आगे अब बड़े सवाल खड़े हो गए। सरकार घिरी हुई है इन सवालों से। यह सोचकर आपका दिल दहल जाएगा कि बदमाश 30 किलोमीटर तक बिना रुके हाईवे पर फायरिंग करते रहे। अब आप सोच के देखिए, आप घर से निकले कुछ सामान लेने के लिए और कोई अनजान बिना दुश्मनी के, बिना किसी चीज के आप पे इस तरह से गोलियां बरसाता हुआ निकल जाए। लोकतंत्र में बिहार के कानून व्यवस्था की बहाने जो शुरू हुई सियासत है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बेगूसराय की घटना के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। लोकतंत्र में आज बात होगी जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर को लेकर। आज जैकलिन से पूछताछ हुई और उसने जो पूछताछ में उनसे पूछा गया कि सुकेश के साथ उनका रिश्ता क्या है। फिर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की। कहा जा रहा है कि अभी पुतिन बदले की आग में चल रहे हैं और अब सवाल हो रहा है कि पुतिन की बौखलाहट क्या एटम बम की आहट है। चलिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। बेगूसराय गोलीकांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। बेगूसराय गोलीकांड की गंभीरता से जांच की जा रही है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। पहले आपको बयान सुनवाएंगे, फिर हमारे सहयोगी के पास चलेंगे और पूछेंगे उनसे कि जब नीतीश कुमार ये कह देते हैं कहीं पर कुछ भी हो सकता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। पूरा पता करिए, जरूर झंझट कोई किया अभी तक ये अब देखिए, तो पता ही करना है। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए सब चीज को देखा जाएगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहां से कौन निकला। तो हर चीज को वहां के सर, ये जो 4 लोग थे, एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ, जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है। और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था, क्यों नहीं कोई काम किया, ये भी देखने के लिए तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है। आज ही हमको जानकारी दी है 7 लोगों के बारे में, लेकिन हमने पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है। और कल ही जब इसकी थोड़ी जो अखबारों के माध्यम से पता चलता है ना भाई, अखबार या आप लोगों के ये माध्यम से, टेलीविज़न वगैरह के माध्यम से जो कुछ भी पता चलता है, तो उसी के हिसाब से हमने पूछ लिया था तुरंत कि क्या हुआ है भाई। आरोप लगा रहे थे। उसके बाद कहा कि नहीं देख रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, सब सारी बातें। लेकिन आपको हमने पूरा इस तरह की घटना आरोप पहली घटना हुई है और देखिए, इस तरह की बात आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। आप जरा गौर करिए। नीतीश कुमार कह रहे थे कि इस घटना पे पूरी तत्परता से पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन साकेत उन्होंने ये कहा कि जब हमें पता चला अखबार से और टीवी से, सूबे के मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी घटना का अगर अखबार से और टीवी से पता चल रहा है और वो फिर पूछ रहे हैं कि इसमें कार्रवाई क्या हो रही है, होम मिनिस्टर खुद हैं, ये इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार का शायद आजकल ध्यान जो है वो शासन पे नहीं है। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार का जो बयान है ये इस बात को साबित करता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, पहली बार इस तरह की घटना बिहार में हुई है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अखबारों से और टेलीविजन से उनको पता चला है, तो गंभीरता आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि हमने आगाह किया है लोगों को, यानी कि आप क्या संकेत देना चाह रहे हैं कि क्या ये कोई साजिश के तहत इस तरह से हो रहा है? अगर साजिश है तो फिर आप गृह मंत्री हैं, आपके हाथ में पूरा तंत्र है, तो इसका उजागर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 20 घंटे से अधिक, अब तो 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है इस पूरे मामले को और अभी भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। 5 संदिग्ध को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया है, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इन 5 में कोई भी वो नहीं है जिस तरह से दो लोग यहाँ पर गोलीबारी करते हुए 10 लोगों पर उन्होंने निशाना बनाया था, इन 5 में से वो 2 नहीं है। तो ऐसे में आप समझिए कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी भी लकीर पीट रही है, हवा में तीर चला रही है, लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर रही है, मतलब कि कोई ठोस कार्रवाई अभी भी नहीं है। और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को पहले आगाह किया था।
और अखबारों से उन्हें ये बात की जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर पर जो सिस्टम है बिहार में वो किस तरह काम कर रहा है, इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी काफी आक्रामक है। जिस तरह से खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चूंकि बेगूसराय उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां से वो जीत कर आते हैं, तो वो अब पूरी कमान उन्होंने संभाली हुई है। वहां पर वो सड़क पर उतर गए हैं और एकदम धरने पे बैठ गए कि जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। तो आप समझिए कहीं ना कहीं इस सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है। बीजेपी जिस तरह से इस पूरे जो हो रहा है साकेत, ये अभी नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव की सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उनके ऊपर ऑलरेडी दाग लग रहा है कि सुशासन की जो बात हो रही थी उसमें गुंडा राज में तब्दील होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर से हम आगे इसी खबर पे बढ़ते हैं और इसी खबर पे थोड़ी और बात करते हैं। ये देखिए हो क्या रहा था। 40 मिनट तक एक हाईवे पर बेगूसराय में जो खूनी खेल खेला गया, पुलिस 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, अभी तक उन अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है जिन्होंने इस तरीके से बेगुनाह लोगों के ऊपर गोली चलाई, बेखौफ होकर गोली चलाई। अब इस पर राजनीति जरूर हो रही है। एसटीएफ बना दी गई है, काफी सारी पुलिस वहां पहुंच गई है, 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन सवाल यही है, इतना हौसला बिहार में अपराधियों को आता कहां से? ये शायद बिहार में ही नहीं, देश में पहली बार हुआ होगा कि किसी हाईवे पर बाइक सवार होकर 2 लोग सीरियल शूटआउट करते चले गए। ना तो उन्हें किसी ने पकड़ा और ना ही वो रुके जब तक कि उनका मन नहीं हो गया। इस बीच में कोई घायल हुआ, एक मौत हुई। बिहार की पुलिस पर मौजूदा हालात में इससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता। कल शाम 5 बजे के आसपास बेगूसराय में 30 किलोमीटर तक 40 मिनट के दौरान जो कुछ हुआ वो किसी सिनेमा का स्क्रिप्ट लगता है। इस खौफनाक मंजर को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा, गोली के शिकार भी हुए। हमारे संवाददाता साकेत सिंह ने उन सब से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, क्या क्या देखा। जिनको हाथ में गोली लगी है इस घटना के दौरान, जिस तरह से गोलीबारी की जा रही थी, उसके बाद ये शख्स जो है वो सड़क किनारे से गुजर रहा था और यहाँ पर जब गोली उनको हाथ में लगी है, यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। हम एक बार सीधे इनसे बात करते हैं। कैसे हुआ था, आप क्या कर रहे थे? हम चाय लाने जा रहे थे गाड़ी खड़ा करके। 5:10 में 5:15 बीच में हमको चाय लाने जा रहे थे कि चाय ला के पी के छुट्टी करेंगे। यह बीच में हमको मारा है। ये दाहिना हाथ में गिलास था, बामा हाथ में पैसा था। बामा साइड से हम कच्ची पकड़ के निकल रहे थे। कैसे मार दिया? मतलब वो बाइक से आ रहा था, क्या हुआ था पूरा जरा बताएंगे? बाइक से आ रहा था, हल्का स्लो किया, मारा, फिर इस बाद स्पीड कर दिया। बोल भी रहा था वो मारने के? नहीं बोला सर। हम आइसक्रीम बेच रहे थे अपना चौक पर, मल्हीपुर चौक। ठेला पर बैठल थे, ये पैर जो था न इधर पट्टी लटकल था, मुंडी थे उधर घुरा के बैठल थे। आया तरतरने चल गया। हाँ, इधर से आ रहा था? इधर से आया उधर गया, समस्तीपुर के तरफ से पटना के तरफ चला गया। हाँ, मारते मतलब सीधे चला गया। कई गोली चलाया या कि एक ही गोली? मतलब वहाँ पर 3-4 गोली तरतरते चल गया। कोई चाय लाने गया था, कोई आइसक्रीम बेच रहा था, कोई घर से यूं ही बाहर निकला था, कोई काम से कहीं चला जा रहा था। बाइक पर कौन सवार था, किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, इसके पीछे की कहानी क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं। यह अलग बात है कि घटना के करीब 20 घंटे के बाद बेगूसराय की पुलिस एक्शन में दिखी, 5 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस अभी भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्त कर रही है। ये ही लड़के दिख रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं जिस पर टोटल 4 लोग बैठे हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं उनके कपड़ों का है वो भी हम लोग ने नोट किया है और वो जानकारी को भी हम लोग ने हमारे जो आसपास के जिले हैं या जितने भी थाने हैं सब जगह हम लोग ने शेयर किया है। इन लोग की खोजबीन हम लोग कर रहे हैं और जल्दी उनको पीछे जो बैठा है उसी ने गोली चलाई है, जो पीछे बैठा है वही गोली चला रहा है, उसने चेहरा ढक रखा है। उसने गोली चलाई है और पीछे वाले ने चेहरा नहीं ढका है और आगे जो लोग 2 बैठे थे उनको हम लोग ने बताया कि उन्होंने मास्क पहना है, तो पता चला है। 2 बाइक पे 4 लोग हैं। ये किस तरह के लड़के हैं, कुछ क्या साइको? देखिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम लोग सारे ही एंगल्स पे जितने भी इनपुट्स हम लोग को चारों तरफ से मिल रहे हैं, हम लोग सभी एंगल्स पे जांच करें। दोनों अपराधियों ने सबसे पहले बरौनी थर्मल चौक पर फायरिंग की, फिर चकिया, फुलवरिया, बछवाड़ा, तेघड़ा के बीच इन बाइक सवारों ने 6 थानों को पार किया, लेकिन पुलिस उन तक पहुंच ही नहीं पाई।
अगर पहली घटना जहां पर हुई है, लगभग 40 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है और 40 किलोमीटर तक ये अपराधी इसी तरह बाइक पर सवार होकर अंधाधुंध गोली चलाते रहे, लेकिन पुलिस ने जो यहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टी है, जो जिसकी ड्यूटी हाईवे पर होती है, उसने आखिर क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं दूसरे पुलिसकर्मी को जो आगे चेक पोस्ट पर मौजूद होते हैं उन लोगों को क्यों नहीं तला की गई? देखिए आगे जो है वो एक थाना आ रहा है, ये जो बरौनी थाना है वो यहाँ पर आप देखिए उसका जो चेक पोस्ट है बरौनी थाने का वो यहाँ पर अभी लगा हुआ है। क्यों नहीं इस थाने पर रोका गया? क्योंकि इसी रास्ते से जो अपराधी थे वो यहाँ से गुजरे। अब देखिए यहाँ पर अभी आपको पुलिसकर्मी भी तैनात दिखेंगे, क्योंकि ये जो घटना घटी है उसके बाद पूरी सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है। इस घटना के बाद पुलिस ने बिहार के कई जिलों में शिकंजा जरूर कसा है, लेकिन अभी भी उन दोनों बदमाशों तक पहुंची नहीं है। अभी पुलिस ने राज्य के 7 जिलों में अलर्ट घोषित किया है, जिसमें पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर शामिल है। ये घटना जो गोली चलाने की हुई है, ये 25 से 30 किलोमीटर का इलाका बताया गया है और इसमें करीब 30 मिनट तक गोलीबारी की सूचना मिल रही है और इसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिली जगह जगह चेकिंग तुरंत शुरू कर दी गई है। फिर भी 7 गश्ती हमारी रोड पर थी और उसके प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है। गहन जांच की जा रही है, अलग अलग टीम काम कर रही है। पटना पुलिस सीनियर एसपी को कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी है तो अभियान चलाएं। इसी तरह से समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया और लखीसराय जिला में भी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। पुलिस चाहे जो दावे करे, लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करे, लेकिन सच यही है कि इलाके में अभी भी लोग इस घटना के बाद से डरे हुए हैं। 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करने के साथ ही अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमें काम जरूर कर रही है, लेकिन पुलिस को कुछ खासा सफलता हाथ लगी नहीं है। सबसे अहम सवाल तो ये कि गोली चलाने के पीछे इन दोनों बदमाशों का मकसद क्या था। साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना के बाद बेगूसराय में आज पूरे दिन गहमागहमी रही। पटना से राजनीतिक बयानबाजी होती रही तो बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह मृतक चंदन कुमार के घर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। बिहार की नई सरकार पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि पिछले कई दिनों में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। अपराधियों के सामने पुलिस पस्त दिखाई पड़ रही है, जो ना तो बिहार के लिए अच्छा है, ना ही बिहार के लोगों के लिए और ना ही बिहार की नई सरकार के लिए। अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं। हाईवे पर 40 मिनट तक बदमाश फायरिंग करते रहे तो उस इलाके में 6 पुलिस जो थाने थे उसकी पुलिस कर क्या रही थी? ये जनाजा बिहार में मर चुकी कानून व्यवस्था का है। ये चिता बिहार की लाश बन चुकी कानून व्यवस्था की है। ये चिता गवाही है कि बिहार में नई सरकार के समानांतर गोलीबाज गुंडों की भी एक सरकार चल रही है और ये जनाजा बिहार में जंगल राज रिटर्न्स का सबसे अहम सबूत है। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह फायरिंग में जान गंवा चुके जिले के पिपरा गांव के रहने वाले चंदन कुमार के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, उनके परिजनों को सांत्वना दी, सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया, बिहार में जंगल राज के लौट आने का ऐलान कर दिया। जिसकी मृत्यु हुई चंदन कुमार, वो भी गरीब है, उसे कम से कम 1 करोड़ रुपया का आश्वासन कौन देगा? धृतराष्ट्र बाबू ही तो देंगे, दूसरा कौन देगा? उसकी पत्नी को रोजगार कौन देगा? 9 लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, क्रिटिकल है भैया। दोष किसका है? सुशासन बाबू को तो चाहिए कि मुखौटा निकालें और देश से, राज से माफी मांग करके अपने नैतिकता को वापस कर लें। अपराध पर अंकुश लगाना सिर्फ चुनावी पोस्टर और सत्ताधारी नेताओं के भाषण का हिस्सा बनकर रह गया है। राज्य में कानून का ऐसा कचूमर निकाला गया है कि अपराध करने वाले हाईवे पर 30 से 40 किलोमीटर तक फायरिंग करते हुए निकलता रहा। उसे कहने में अब हिचक नहीं होनी चाहिए कि बिहार का नया नारा है, बदमाशों की बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश जी, क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? क्या यही सुशासन है?
बताइए, बिहार की जनता जवाब पूछ रही है। बताइए नीतीश जी, आपको मुख्यमंत्री के पद से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले रिव्यू मीटिंग किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है, लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। ये तस्वीर इस बात की भी गवाही है कि अपराध करने वाले अब बेखौफ हो चुके हैं, वरना 2 अपराधी यूं ही बाइक पर बैठकर किसी वीडियो गेम की तरह बंदूक नहीं चलाते, सड़क पर खड़े निहत्थों पर गोलियां नहीं बरसाते। बेगूसराय की घटना सीधे सीधे पटना की गद्दी पर बैठे साहब लोगों के ऊपर एक सवाल है और इसी सवाल के साथ आम लोग और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 31 पर चूड़ियों के साथ प्रदर्शन किया। तस्वीर भी हम दिखाते हैं किस तरह से बीजेपी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और अपना विरोध जो है वो बीजेपी दर्ज करा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी है उसके बाद से लगातार सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे उठा है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर काम कर रही है। आप देखिए रजनीश जी हमारे साथ, बताइए ये जो घटना हुई है किस तरह से इसको देख रहे हैं? आपके क्षेत्र में ये घटना हुई है और जाम भी आप लोगों ने किया। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में जब से नई वाली सरकार बनी है, कानून व्यवस्था को लेकर सवालों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। बेगूसराय में 40 किलोमीटर तक हाईवे पर फायरिंग होती रही, लेकिन इस रूट पर मौजूद 4 थाने के सारे पुलिस वाले सोए रह गए। 13 सितंबर को शाम 5 बजे की यह वारदात है। सीसीटीवी से भी अपराधी डरे नहीं, 40 किलोमीटर तक फायरिंग करते रहे। 4 थाने के बाद भी चेकिंग हुई ही नहीं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ कर आ जाएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा, क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। द होल फाउंडेशन ऑफ आरजेडी इज बेस्ड अपॉन दीज एलिमेंट्स ऑफ माफिया, ऑफ करप्ट पीपल एंड क्रिमिनल्स। बेगूसराय इकलौती घटना नहीं है। सिर्फ सितंबर के महीने में बिहार में अपराधियों ने पटना से लेकर बेगूसराय सिवान तक बंदूक के बल पर कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया है। 13 सितंबर बेगूसराय में फायरिंग हुई, 10 लोग घायल, 1 की मौत। 6 सितंबर सिवान में फायरिंग में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। 7 सितंबर को पटना में डबल मर्डर हुआ। 8 सितंबर को सिवान में जुलूस के दौरान हिंसा हुई और 8 सितंबर को ही पटना में नाबालिग की हत्या कर दी गई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब राज्य में नई सरकार बनी तो सबसे पहले नीतीश के मंत्री पर ही सवाल खड़े हुए। कार्तिकेय सिंह पूर्व मंत्री तो हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ उन तक अभी भी नहीं पहुंचे हैं। चूंकि नीतीश कुमार खुद को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिशों में लगे हैं, इसीलिए उनके ऊपर जेडीयू से निकाले जा चुके नेता अजय आलोक भी तंज कर रहे हैं। एक पूर्व कानून मंत्री फरार है, दूसरा मंत्री चोरों का सरदार है, अपराधियों की पेट्रोलिंग है, पुलिस की शराबबंदी में डीलिंग है, सीएम अब पीएम बनने में व्यस्त हैं, बिहार पस्त है, जय जय बिहार। बिहार की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार इस बात को अच्छे से जानते हैं कि खुद की कुर्सी कैसे बचा लेनी है। शायद इसीलिए बेगूसराय की घटना पर उनकी जुबान नहीं खुली, लेकिन ट्विटर पर हिंदी दिवस की शुभकामना देना नहीं भूले। इतनी बड़ी घटना पर ऐसी चुप्पी किसी सीएम की नहीं हो सकती है, वो भी तब जब नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ बिहार बदला, देश बदलेगा जैसे नारों के पोस्टरों की चर्चा जोरों से चल रही है। बेगूसराय से साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे आपको उस तक ले चलते हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली के जो मंत्री हैं, जो अभी तक हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ करेगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जेल में पूछताछ की जाएगी। ईडी की टीम ने कोर्ट को कहा है कि पूछताछ की जो इजाजत उन्हें मिली है, सत्येंद्र जैन से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करना चाहते हैं। नई शराब नीति में सत्येंद्र जैन के भी दस्तखत हैं। पॉलिसी को फाइनल करने वालों में सत्येंद्र जैन शामिल हैं। पहले ही सत्येंद्र जैन इस वक्त सवालों के घेरे में हैं। उनके ऊपर केस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर केस है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें गिरफ्तार किया था 2 महीने से ज़्यादा से। अभी सत्येंद्र जैन जेल में हैं और उनसे अब दोबारा से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शराब का जो घोटाला है, जिसके ऊपर सीबीआई के छापे भी हुए थे, उस पर पूछताछ करना चाहती है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की एक्टर जैकलिन फर्नांडिस की और साथ ही साथ ठग सुकेश चंद्रशेखर की। आज दिल्ली पुलिस ने जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन के बीच में रिश्ता क्या है। जांच एजेंसियों ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की थी ताकि पता चले कि सुकेश ने ठगी की कमाई से जैकलिन को करोड़ों रुपए के गिफ्ट क्यों दिए और इस दोस्ती का पूरा सच क्या है। $200 करोड़ का ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जो जाल जैकलिन के लिए बिछाया, उस जाल में जैकलिन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग जैकलिन से पूछ रही है कि सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन के रिश्तों का सच क्या है, क्योंकि बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री पर जितने तोहफों की बारिश हुई है, उसके बाद सवाल कई हैं और जवाब आधा अधूरा। जांच एजेंसियों के पास सवालों की लंबी लिस्ट है। जैकलिन पिंकी ईरानी को सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। कई सवाल जैकलिन को मिले तोहफे से जुड़े पूछे गए। जैकलिन को मिले तोहफे का पैसा किसने दिया? ठग सुकेश से जैकलिन के रिश्तों को लेकर भी सवाल किए गए। अब तक की जांच में यह साफ है कि जैकलिन और सुकेश को दोस्त बनने में ज्यादा वक्त लगा नहीं। जैसे ही दोनों के बीच संवाद होने लगा, फिर यह जान पहचान दोस्ती में बदल गई। और फिर दोस्ती हुई तो जैकलिन को हर दिन नए तोहफे मिलने लगे। ये सारी बातें ईडी की जांच में भी स्पष्ट हो चुकी है। दरअसल ये पूरा खेल दिसंबर 2020 से शुरू हुआ और उस वक्त सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद था। गुच्ची ब्रांड के 3 बैग्स, गुच्ची ब्रांड के जिम वियर ड्रेस, लुई विटन के जूते, डायमंड इयररिंग्स के 2 पेयर्स, श्रीलंका में एक घर, मुंबई के जुहू में बंगला बुक किया गया, बहरीन में भी एक बंगला बुक हुआ। कहते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर को जैकलिन फर्नांडिस तक पहुंचने में मुश्किल से 2 महीने का वक्त लगा था और इस दोस्ती की माध्यम बनी पिंकी ईरानी। फिर 2 महीने में ही दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी तो सुकेश ने ठगी वाले पैसों से महंगे महंगे गिफ्ट जैकलिन के घर पहुंचाने लगे। सुकेश ने खुद को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताया है। सुकेश ने खुद को सन टीवी का मालिक बताया। जैकलिन के लिए प्राइवेट जेट, होटल खर्च उठाया। ठगी के करोड़ों रुपए जैकलिन पर खर्च किए। जैकलिन के पास पैसे और गिफ्ट आते रहे, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के साथ अपने रिश्तों को लेकर उन्होंने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। यह अलग बात है कि बाद में दोनों की जितनी भी तस्वीरें सामने आई, उससे कहानियां साफ होने लगी। लीक हुई तस्वीरों ने सारे अफवाहों को दरकिनार कर दिया। एक अलग ही कहानी सामने आई। एक तरफ दोनों की तस्वीरें कहानी बताने लगी। इसी बीच में ईडी ने जैकलिन से पूछा कि बताइए महंगे तोहफे का राज क्या है। फिर ईडी ने आरोप लगाया कि गिफ्ट खरीदने के लिए अवैध धन का इस्तेमाल हुआ। धोखाधड़ी वाले पैसे से गिफ्ट खरीदे गए। जैकलिन को पता था कि सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है। अब जैकलिन खुद को विक्टिम बता रही हैं। सुकेश और जैकलिन के रिश्ते कैसे थे, यह बताने की जरूरत अब शायद ही बची है, वरना जैकलिन इतने महंगे गिफ्ट लेते हुए एक बार को सोचती जरूर। खबर तो यहाँ तक है कि सुकेश ने एक बार डायमंड रिंग देकर प्रपोज भी किया था। ये रिश्ते और आगे बढ़ते उससे पहले ही जांच एजेंसियों की नजर पड़ गई। फिर जो कहानियां निकलकर सामने आई, उससे साफ हुआ कि दोनों की दोस्ती की बुनियाद ही गिफ्ट पर खड़ी हुई थी। हालांकि जैकलिन इन सवालों से लगातार बच रही हैं। अब सवाल यही है कि खुद जैकलिन इन मामलों पर अपनी बात कब सामने रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। भारत ने अमेरिका के सामने विरोध जताया है। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देने के मामले में भारत ने ये विरोध जताया है। $450 मिलियन की सहायता अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है और भारत ने इस पर अपनी नाखुशी अमेरिका के सामने जताई है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते करीब 7 महीनों से जंग जारी है। इस बीच पहली बार यूक्रेन की फौज अटैक मोड में दिखाई पड़ी और रशिया को एक के बाद एक मुंह तोड़ जवाब दिया। बीते करीब 3 दिन में यूक्रेन ने करीब 4000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को आजाद करवा लिया है। इसके अलावा अगर 2 हफ्ते की बात करें तो 6000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रूस की सेना को मात दे दी है।
लेकिन सवाल अब यह उठाया जा रहा है कि क्या यूक्रेन की सेना ने वाकई रूसी फौज को खदेड़ा है या फिर रूस किसी विशेष रणनीति के तहत पीछे हट रहा है? क्या रूस कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है? क्या रूस न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहा है? रूसी सेना ने पीछे खींचे कदम, पुतिन मारने वाले हैं सबसे बड़ा बम। अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना पस्त, क्या पुतिन निकालेंगे ब्रह्मास्त्र? पुतिन की बौखलाहट, एटम बम की आहट। बीते 7 महीने से चले आ रहे युद्ध में यूक्रेन की सेना ने पहली बार बढ़त बना ली है। लगातार कई इलाकों में यूक्रेन की सेना कुछ इसी तरह रूसी फौज को खदेड़ रही है। जोश से भरी यूक्रेन की फौज ने थकी हारी रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। यूक्रेन की फौज ने खार्किव समेत कई इलाकों में बढ़त बना ली है। रूस की फौज पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन में कई जगहों पर जश्न का माहौल है, लेकिन इसी बीच एक कौतूहल की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि पुतिन की सेना अगर पीछे हट रही है तो इसके कई मायने हो सकते हैं। Этой целью в течение 3 суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий. Суток уничтожено более 2000 украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники. क्या रूस नई रणनीति पर काम कर रहा है? क्या रूस कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है? क्या रूस न्यूक्लियर हमले की प्लानिंग में है? जी हां, यह आशंका जताई जा रही है कि रूस कुछ बहुत बड़ा अटैक प्लान कर सकता है और न्यूक्लियर हमले की आशंका को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात को बल पूर्व नाटो चीफ के इस बयान से भी मिलता है। नेटो के पूर्व चीफ रोज गोटमोलर ने अपने एक बयान में कहा है कि रूस अब नए सिरे से हमला कर सकता है। ये हमला अब तबाही मचाने वाले हथियारों से किया जा सकता है। रूस इसके लिए काला सागर या यूक्रेन में किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर इस पर परमाणु बम गिरा सकता है। ऐसा रूस यूक्रेन के लोगों को डराने के साथ साथ उसके पक्ष में आए वैश्विक समुदाय को डराने के लिए भी कर सकता है। आज नेटो कंट्रीज और पूरी दुनिया देख रही है कि इसके बाद पुतिन क्या कदम उठाएंगे। क्या वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे? क्या वो बहुत बड़े हमले करेंगे? क्या यूक्रेन के ऊपर वो ऑल आउट वॉर डिक्लेयर करेंगे? क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन डिक्लेयर किया हुआ है, या फिर बाकी यूरोप के देशों को और अलग तरीके से पनिश करने की कोशिश करेंगे। अगर पूर्व नाटो चीफ की चेतावनी सच हो गई तो मंजर क्या हो, इससे दुनिया वाकिफ है। अगर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो गया तो कैसी तबाही आएगी, उसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। रूस की सेना का पीछे हटना, कई शहरों से रूसी सेना का वापस जाना और अब नाटो चीफ का यह बयान, इन सब ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है। Speculate on what Russia might do next. Clearly, they've demonstrated their intent to keep fighting in Ukraine and to prolong their illegal occupation. ये कोई पहली बार नहीं जब ऐसी आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कई बार चेता भी चुके हैं।
І не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. Світу не треба. Світу треба готуватись до цього. Готуватись по-різному, не тільки антидоти, тощо там, да, бомбосховища, але з ними треба говорити, підписувати бумагу, затиснути їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Ось що я маю на увазі. रूस का अगला कदम क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए जेलेंस्की की इस चेतावनी के बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूरोपीय संघ ने परमाणु रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की 55 लाख गोलियां भेजने की घोषणा की है। इनमें से 5 लाख डोज ऑस्ट्रेलिया और 50 लाख यूरोपीय संघ दे रहा है। यूरोपीय संघ ये गोलियां यूक्रेन को फ्री में दे रहा है। इस कदम के बाद से यूक्रेन ही नहीं पूरे यूरोप में एक डर की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि रूस कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता। इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि रूस के पास बर्बादी के कई हथियार हैं। जानकारी के मुताबिक रूस के पास 5,977 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से 1,600 सक्रिय रूप से तैनात हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च होने वाले 1,185 परमाणु बम, सबमरीन से लॉन्च होने वाले 800 और हवा से बॉम्बर के जरिए गिराए जाने वाले 580 परमाणु बम हैं। इसके अलावा रूस के पास कई छोटे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। रूस की एक छोटी सी हार के बाद, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है, इसका एक बहुत बड़ा मतलब निकाला जा रहा है। और अब देख रहे हैं कि क्या रूस और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि जिनसे बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, क्या उनका इस्तेमाल कर सकता है। देखा जाए तो रूस के पास क्या क्या ऐसे हथियार हैं। उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, उनके पास बायोलॉजिकल हथियार है, उनके पास केमिकल हथियार है। न्यूक्लियर हथियारों की संख्या आज रूस में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर रूस ने ऐसा कोई कदम उठाया तो तबाही तय है, क्योंकि रूस ने ऐसे ऐसे हथियार जमा कर रखे हैं जिनसे पूरा का पूरा यूक्रेन तबाह हो सकता है। बाम्बा न्यूक्लियर बम, दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम। शीत युद्ध के दौरान इसका परीक्षण किया गया था। यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3,333 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस के मिग विमानों में इसकी तैनाती है और रूस ने इसे बाल्टिक सागर में तैनात कर रखा है। यह आवाज से 10 गुना ज्यादा तेजी से वार करती है और परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। 2S7 तोपें ये परमाणु बम दागने में सक्षम है। यूक्रेन के खार्किव के पास इसकी तैनाती है। 37 किलोमीटर तक परमाणु बम से भरे गोले दाग सकती है, जिसके एक हमले से पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता है। परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। महाशक्तिशाली पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है। ये पनडुब्बी दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। अगर इस्तेमाल कर दिया तो देखा जाए तो ये दुनिया के लिए महाविनाश है। फिर काउंटर अटैक होंगे, रशिया के ऊपर न्यूक्लियर हमले होंगे, फिर और हमले होंगे। इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाएगा। आज दुनिया को बहुत सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं किसी के दिमाग में ऐसी कुछ सनक ना आ जाए कि न्यूक्लियर हमला कर दे या किसी लोअर लेवल में ऐसा हो जाए। इसके लिए पूरी दुनिया को सचेत रहना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया आज महाविनाश की कगार पर है। जिस तरह से यूक्रेन में मौजूदा हालात है, उससे तो ये समझ में आ रहा है कि रूसी सेना बैकफुट पर जा चुकी है और रूस को जंग हारने का डर सता रहा है। और इसी बौखलाहट में पुतिन इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीते कुछ हफ्तों में यूक्रेन की फौज आक्रामक मोड में है। यूक्रेन ने एक एक करके करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका रूस से आजाद करवा लिया है। इन तस्वीरों को देखिए। खार्किव और आसपास के जिन इलाकों पर रूस की फौज ने कब्जा कर लिया था, अब वहां से रूसी बेस हट गए हैं। यूक्रेन की फौज के स्ट्राइक के बाद रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन की फौज का दावा है कि कई जगहों पर रूस के सैनिकों को खदेड़ कर भगा दिया गया। मैप के जरिए आपको बताते हैं कि यूक्रेन में मौजूदा हालात क्या है। अभी भी लुहांस्क और मारियोपोल पर पूरी तरह से रूस का कब्जा है। डोनबास और खेरसोन इलाके में भीषण युद्ध जारी है। वहीं खार्किव और माइकोलेव इलाके को यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। Детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави. Станом на цей час
Стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів. Ще на приблизно такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп. भाई ये हुआ नाटो जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनकी मदद से M777 हॉविट्जर्स और कई सारे हथियार इन्होंने सप्लाई किए हैं, एड दिया है, पैसे दिए हैं। भाई बाहर से बहुत सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन की सेना जमीन पर तो युद्ध कौशल दिखा ही रही है, लेकिन बढ़त की असल वजह है HARM मिसाइलें, जो यूक्रेन की एयरफोर्स लगातार इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका से मिली ये मिसाइलें यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। यूक्रेन को अमेरिका से मिली HARM मिसाइलें कैसे रूसी फौज पर कहर बनकर टूट रही हैं, ये इन तस्वीरों में देखिए। ये मिसाइलें रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। यही वजह है कि ये रूसी आर्मी बेसों को आसानी से टारगेट बना रही है। HARM मिसाइलें हवा से सतह पर मार करने वाली हैं। इन्हें लड़ाकू विमानों से दागा जाता है। ये रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। रूसी S-400 से निपटने में ये कारगर साबित होती हैं और इसकी मारक क्षमता है 100 किलोमीटर। युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियार मांग रहा है। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन बहुत हद तक पश्चिमी हथियारों पर निर्भर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस की सेना के खिलाफ बड़ा हमला और युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल कर यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि अगर उसे भरपूर मदद मिली तो वो रूस को टक्कर दे सकता है। एक तो रशिया हमलावर है, रशिया ने डिक्लेयर किया हुआ स्पेशल ऑपरेशन, लेकिन जहां तक यूक्रेन का सवाल है उनका तो सर्वाइवल का सवाल था। उनके लिए तो फुल स्केल वॉर है, वहां का एक सिविलियन जंग लड़ रहा है और उनको यूरोप अमेरिका की सपोर्ट मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रही है, इंटेलिजेंस मिल रही है। और जिस प्रकार से रशिया का स्टेलमेट हो गया, रोक दिया उन्होंने, उसके बाद इन्होंने रिक्रूट करना शुरू किया। यहाँ पर मैं उनकी सैन्य और पॉलिटिकल लीडरशिप की तारीफ करूंगा। पूर्वी फ्रंट से रूस के सैनिकों को खदेड़कर यूक्रेन ने न सिर्फ अपनी क्षमता साबित की है, बल्कि भरोसा भी जगाया है कि वो रूस को युद्ध के मैदान में हरा भी सकता है। हालांकि यूक्रेन भी मानता है कि इस बढ़त को बरकरार रख पाना मुश्किल होगा। यूक्रेन को बीते चंद दिनों में बढ़त जरूर मिली है, लेकिन जेलेंस्की खुद भी इस बात से वाकिफ है कि उनका सामना व्लादिमीर पुतिन से हो रहा है, जो किसी भी वक्त सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। बस डर यही है कि वो अटैक न्यूक्लियर ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।